ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज ईशान कुरैशी और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज और एमसीक्यूज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हवाले से है। इट इज के द माइक्रोस्कोप एंड इट इज स्पेशली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट अप टू। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन है वो कितनी हो सकती है? सो द मैग्निफिकेशन इट इज एक्चुअली जनरल इंफॉर्मेशन। तो इसकी जो माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्पेसिफिकली, इट इज 250,000 टाइम्स। It is again a general information. The cell wall was first observed by cell wall सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? द साइंटिस्ट इज द रॉबर्ट हुक। इसी तरह अगर मैं रॉबर्ट ब्राउन का बताऊं, तो बल्कि रॉबर्ट ब्राउन के बारे में नेक्स्ट ही स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि द न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय। तो याद रखो, सेल के बारे में अगर पूछेंगे तो सेल वाज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक, बट अगर न्यूक्लियस के बारे में पूछेंगे तो न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन। इसी तरह से विलियम हार्वे, जिन्होंने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के अंदर एक प्रिंसिपल रोल प्ले किया, और लुइस पास्टर, जो कि दोनों में ही ऑप्शंस में है। तो लुइस पास्टर ने जो टेक्निक दी थी वो पास्चराइजेशन की है, जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस को, लिक्विड सब्सटेंस को अगर 62.8 डिग्री पर हीट करते हैं तो वो स्टेराइल हो जाता है। राइट, द फोर्थ स्टेटमेंट इज द थर्ड पार्ट ऑफ सेल थ्योरी। जो थर्ड पार्ट है सेल थ्योरी का, वो किसने प्रपोज किया था? तो थर्ड पार्ट ऑफ सेल थ्योरी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने जो है वो प्रपोज किया है। नेक्स्ट, लुइस पास्टर इंट्रोड्यूस द टेक्निक। लुइस पास्टर ने कौन सी टेक्निक दी? जैसे मैंने अभी एक बताया था कि पास्चराइजेशन लुइस पास्टर ने प्रपोज किया, और दूसरी टेक्निक फर्मेंटेशन। ये दोनों टेक्निक जो है वो लुइस पास्टर ने प्रपोज की। इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बोथ ए एंड बी, सही जवाब होगा इसका। सेल थ्योरी क्या कहती है? सेल थ्योरी स्टेट्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन सेल। बिल्कुल सही बात है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में कम से कम एक सेल होना चाहिए। ऑप्शन बी, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बिल्कुल सही बात है, सेल जो है वो दो बातें करता है, स्ट्रक्चर और फंक्शन प्रोवाइड करता है। सेल अराइजेस बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल कब बनेगा? जब प्रीवियस सेल यानी कि जो एग्जिस्टिंग फादर सेल है वो डिवाइड होगा तो नया सेल बनेगा। सो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। प्रोकैरियोट सेल्स हैव ऑल द फीचर। प्रोकैरियोट या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तमाम फीचर्स होते हैं, सिवाय क्या नहीं होता? इट डज नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। बिल्कुल सही बात है, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं। राइबोसोम्स आर 70 एज। राइबोसोम्स का 70 एज होता है, बिल्कुल ठीक है। इंक्लूड्स बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ये भी सही बात है। बट हमने क्या बताना है? एक्सेप्शन की बात करनी, तो वो कौन सा पॉइंट एक्सेप्ट? क्रोमोसोम्स आर फाउंड। क्रोमोसोम्स मौजूद नहीं होते। नेक्स्ट इज एनिमल डू नॉट हैव एक्सेप्ट। एनिमल्स के पास इनमें से क्या चीज नहीं है? सिवाय इनमें से वो कौन सी चीज है एनिमल्स के पास नहीं होती, और वो कौन सी चीज है जो एक्सेप्शनल केसेस के बाद एनिमल्स के पास मौजूद होती है? तो प्लास्टिड्स एनिमल्स में नहीं होते हैं। इसी तरह से वैक्यूल्स, वैक्यूल्स जो है वो एनिमल्स में मौजूद होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज द वैक्यूल। मैं इसे दूसरे कलर से हाईलाइट कर लेता हूँ। यस, सो एनिमल्स डू नॉट हैव, एनिमल्स के पास प्लास्टिड्स नहीं है। सेल वॉल एनिमल्स के पास मौजूद नहीं होती। प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो नहीं होता एनिमल सेल में, सिवाय वैक्यूल के। वैक्यूल जो है वो एनिमल्स के पास मौजूद होते हैं। और अगर मैं प्लांट और एनिमल सेल को कंपेयर करूं, तो याद रखो, प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है उसका साइज ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द एनिमल वैक्यूल। एनिमल वैक्यूल साइज छोटा होता है। तो यहाँ पर ये बोल्ड गलत हुआ था। सही जवाब इसका वैक्यूल है। ऑर्गेनिजम्स हैव नो सेल। वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के अंदर कोई सेल नहीं है, बैक्टीरिया बिल्कुल नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल है, सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इसी तरह से साइनोबैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर है। दुनिया का वाहिद ऑर्गेनिज्म वायरस है विच हैज नो सेल इन इट्स। मैं इसे दूसरे कलर से हाईलाइट कर लेता हूँ। यस, द वायरस इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर, कि वायरस के पास सेल मौजूद नहीं होता, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल जो है वो मौजूद होता है। सेल का वो पार्ट, द ओनली नॉन लिविंग पार्ट, सेल का वो पार्ट जो वाहिद नॉन लिविंग है, वो क्या है? दैट इज द सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये तमाम ऑर्गेनेलीज सेल के पास जो होते हैं ये लिविंग होते हैं, सिवाय सेल वॉल के। सेल वॉल इज द ओनली नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। ऑलराइट, सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ, सेल वॉल की कितनी लेयर्स हैं? 3 लेयर्स होती हैं, प्राइमरी वॉल, मिडल लैमेला एंड सेकेंडरी वॉल। 3 लेयर से मिलकर सेल वॉल जो है वो कंपोज होती है। सेल वॉल प्रोवाइड्स, सेल वॉल का फंक्शन हमसे पूछा जा रहा है, तो सेल वॉल प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर टू द सेल। बिल्कुल सही है, स्ट्रक्चर जो है ये सेल को प्रोवाइड करते हैं। रिजिडिटी टू द सेल प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन
किसका दूसरा नाम है? सेल वॉल बिल्कुल नहीं। परमिएबल मेम्ब्रेन हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं, और अगर मैं मजीद नाम बताऊं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, पार्शियल परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है, और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है वो ये जवाब नहीं है। द टू साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, वो कौन से दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया, और जब उन्होंने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया तो उस थ्योरी का नाम रखा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो वो कौन से दो साइंटिस्ट हैं? शेल्डन एंड शॉन? बिल्कुल नहीं, क्योंकि शेल्डन शॉन ने रुडोल्फ सॉरी सेल थ्योरी दी थी रुडोल्फ विर्सो के साथ। रुडोल्फ विर्सो ने थर्ड पॉइंट ऐड किया था। राइट, सो द करेक्ट आंसर इज सिंगर एंड निकोलसन। रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन की अगर बारे में बात करें तो हमने प्रीवियस में भी स्टडी किया फर्स्ट सेकंड थर्ड एमसीक्यूज में कि रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर्ड किया और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस। लुइस पास्टर, जिसका स्क्रीन पे ही लिखा हुआ है, पास्चराइजेशन की टेक्निक दी थी, और एडवर्ड जेनर ने इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन की जो है वो टेक्निक बताई थी। राइट, प्रोटीन इन द सेल मेम्ब्रेन कवर्स, प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन में है इसका कितना प्रोपोर्शन है? इट इज 60%। आयन एक्सचेंज यानी कि सोडियम आयन पोटेशियम आयन इन एंड आउटसाइड ऑफ द सेल मूव करते हैं, किस चीज के जरिए करेंगे? सेल मेम्ब्रेन। इसी वजह से हमने इसे सेलेक्टिव मेम्ब्रेन या पार्शियल परमिएबल मेम्ब्रेन का नाम भी दिया था। द ट्रांसपोर्ट दैट रिक्वायर्स एनर्जी, वो कौन सी ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो वाहिद ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी चाहिए होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। और इसी तरह से पैसिव ट्रांसपोर्ट के अलावा हम अगर देखें सम एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं कि कभी जो है एक्टिव को और पैसिव को दोनों को जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है। इसी तरह से सिर्फ और सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसे एनर्जी की जरूरत पड़ती है सेल मेम्ब्रेन के अलोंग में, यानी कि मूवमेंट जो है वो अगर आयंस की करवानी हो। विच पार्ट ऑफ द सेल नरिशेस द सेल्यूलर कंटेंट, सेल का वो कौन सा पार्ट है जो सेल के तमाम ऑर्गेनेलीज को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? सो वो न्यूक्लियस है, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। और साथ ही साथ जहां जहां नरिशमेंट की जरूरत है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडीज ईआर वैक्यूल्स, तो उन सबको एनर्जी प्रोवाइड भी ये न्यूक्लियस ही करता है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि अगर हम जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं तो उसके अदर नेम क्या हो सकते हैं। सो द पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द एनर्जी, और प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एटीपी की जो है वो यहीं पर होती है। ऑलराइट, द सेल्फ ओनली, ओनली भी लगा सकते हैं, द ओनली सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज इज द माइटोकॉन्ड्रिया। वाहिद ऑर्गेनेलीज में से एक ऑर्गेनेल जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। राइट, नियरली 50 माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट, यानी कि कम अज कम तादाद माइटोकॉन्ड्रिया की है ये। तो सबसे कम तादाद जो है वो एयर लूप सेल के अंदर मौजूद होती है। सेल भी मैंने बता दिया, एयर का लूप सेल जो है वहां पे 50 माइटोकॉन्ड्रिया, और 50 माइटोकॉन्ड्रिया मींस कि यहाँ एनर्जी की जरूरत हमें कम है। अगर आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दूं तो माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद सेल के अंदर उन जगहों पे ज्यादा होती है जहां पर एक्टिविटीज ज्यादा हो रही है, लाइक आपके स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स में पूरी जिंदगी जो है वो काम चलता रहता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद कम है, बट आपके स्केलेटल सिस्टम के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद जो है वो कम हो सकती है। द प्रोग्राम्ड सेल डेथ, सेल की डेथ हो रही है और वो प्रोग्राम्ड, मतलब बॉडी को पहले से पता है, तो ये फिनोमेना एपोप्टोसिस कहलाता है। और अगर नेक्रोसिस होता तो इट इज अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ। अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ है जो कभी भी हो सकती है, लाइक एक्सीडेंटल इंजरीज की वजह से जो डेथ होगी वो नेक्रोसिस होगी। वायरल इन्फेक्शन होगा, इट इज ऑल्सो कॉज्ड ऑफ द सेल डेथ, बट इट इज नेक्रोसिस। और एक्सीडेंट मैंने अभी बताया, नेक्रोसिस इज ऑल्सो अनप्रोग्राम सेल डेथ, तो ये एक्सीडेंटल कॉजेस की वजह हो सकती है। तो नेक्रोसिस और एक्सीडेंट एक ही बात है। ग्रेन्युलेटेड ईआर यानी कि ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद है, वो कौन सा होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल जी, क्योंकि आर ई आर ही है जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं जहां से प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। अच्छा, पावर हाउस ऑफ द सेल मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन फैक्ट्री कौन है भाई सेल की? तो प्रोटीन फैक्ट्री जो है वो राइबोसोम्स है, यानी कि प्रोटीन बनाने का सिंथेसिस का जो अमल है वो राइबोसोम्स की जिम्मेदारी है। इसी तरह से पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, सेल का पोस्ट ऑफिस कौन है? तो सेल का जो पोस्ट ऑफिस है वो गोल्जी बॉडी से, जिसका काम ये है कि जब राइबोसोम्स प्रोटीन बना ले तो गोल्जी बॉडी उन प्रोटीन की पैकेजिंग करेगी और उसकी ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगी। जैसे नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि प्रोटीन पैकेजिंग कौन करता है? तो प्रोटीन पैकेजिंग जो करने वाला स्ट्रक्चर है वो गोल्जी बॉडीज का है। सुइसाइडल सेल्स,
मैंने बताया ना कि अभी हम जो है इस वीडियो में ज़्यादातर बातें कर रहे हैं कि सेल ऑर्गेनेलीज की, और सेल ऑर्गेनेलीज के अदर नेम क्या है, तो पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम्स, इसी तरह से पोस्ट हाउसेस जो है वो गोल्जी बॉडीज है, प्रोटीन पैकेजिंग गोल्जी बॉडीज का। सुसाइडल सेल्स कौन है? लाइजोसोम जो है वो सुसाइडल सेल्स है। नाउ रिलेटेड टू द वैक्यूल सवाल है कि हाइड्रोलिसिस, एक्सक्रीशन, स्टोरेज ऑफ वाटर कौन करता है? लाइसोसोम नहीं करता, इट इज द सुसाइडल सेल। राइबोसोम नहीं करता, इट इज द प्रोटीन फैक्ट्री। ईआर नहीं करता बिकॉज इट अटैचेस द राइबोसोम्स, और डिटॉक्सिफिकेशन भी यहीं पर होती है। तो वैक्यूल बचा, और वैक्यूल ही है जिसका काम होता है हाइड्रोलिसिस करना, एक्सक्रीशन करना और एक्सेस वाटर की स्टोरेज करना। द कलर पिगमेंट अदर देन अ ग्रीन, वो कौन सा कलर पिगमेंट है ग्रीन के अलावा? वो कौन सा होता है कलर पिगमेंट अदर देन ग्रीन? तो इसका सही जवाब है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट है जिसके अंदर अदर देन ग्रीन पिगमेंट होते हैं। लाइक हम जितने भी फ्लावर्स के कलर्स देते हैं, फ्रूट्स के कलर देखते हैं, वो जो कलर्स हैं बेसिकली आते हैं क्रोमोप्लास्ट से। अगर ये एमसीक्यू इस तरह होता है कि द कलर पिगमेंट इज, तो ये क्लोरोप्लास्ट हो सकता था। तो यहाँ पे बोल्ड गलत हुआ है। द करेक्ट आंसर इज द क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस पिगमेंट होता है। राइट, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर फाउंड इन, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर 4 मुख्तलिफ टिश्यूज हैं? तो वो प्लांट है जिसमें एपिडर्मल टिश्यूज भी हो सकते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे भी ये आंसर गलत है। आंसर जो सही है वो एनिमल है, क्योंकि एनिमल के अंदर जो है वो 4 डिफरेंट टिश्यूज होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू नंबर 1, मस्कुलर टिश्यू नंबर 2, इसी तरह से कनेक्टिव टिश्यू नंबर 3, और फिर फोर्थ जो है वो नर्वस टिश्यू होता है। प्लांट के अंदर से 2 मेन टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। फंजाई, एल्गी और बैक्टीरिया तो भाई यूनिसेलुलर है, इनके अंदर टिश्यू का कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता। सो प्लांट और एनिमल के गिर्द जो है ये कहानी घूमती है, और सही जवाब इसका एनिमल है। एपिथेलियल टिश्यू जो कहाँ मौजूद है एनिमल में, मैंने अभी बताया। ये क्या फॉर्म करते हैं? होलो ऑर्गन्स, राइट, बॉडी कैविटीज, राइट, ग्लैंड्स। हमारी बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर्स जो कि बॉडी को फेस कर रहे हैं, लाइक हमारी स्किन जितनी भी है, चाहे वो इनसाइड हो या आउटसाइड हो, वो तमाम की तमाम टिश्यू से बनी होती है, और वो टिश्यू एपिथेलियल है। द प्लांट टिश्यू, अब यहाँ पे बात ही खत्म कर दी एनिमल टिश्यूज, यानी चारों को अब जहन से हटा लें, एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस और कनेक्टिव टिश्यू को। अब बात कर रहे हैं मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू की बात हो रही है। प्लांट टिश्यू विच हैज एबिलिटी टू डिवाइड, जो डिवाइड हो सकता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। नाम से समझ में आ रहा है कि परमानेंट टिश्यू वो होता है जो डिवाइड ही नहीं हो सकेगा, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होता है जो कि डिवाइड हो सकता है, और इसी वजह से ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम करता है। जबकि जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं ये सिर्फ सेल को स्ट्रेंथ, प्लांट को जो है वो स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ परमानेंट टिश्यूज, ये तमाम की तमाम ABCD में से 3 प्रॉपर्टीज जो है वो परमानेंट टिश्यू के हैं सिवाय एक के। और ये बात अभी मैंने डिस्कस की कि दे हैव एबिलिटी टू डिवाइड, कि परमानेंट टिश्यूज के अंदर डिवाइड होने की एबिलिटी नहीं होती। इसे मैं हाईलाइट करता हूँ ताकि मैं दूसरे फीचर समझा सकूं। दे हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस, परमानेंट टिश्यू के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं, मेरिस्टेमेटिक में नहीं होती। इसी तरह से परमानेंट टिश्यू जो है वो कब बनते हैं? जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो टिश्यू बनता है वो परमानेंट होता है। परमानेंट टिश्यू में भी सिंपल और कंपाउंड, सिंपल और कंपाउंड दोनों हो सकते हैं, जिसके अंदर जाइलम फ्लोएम शामिल है। राइट, द टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट, वो कौन सा टिश्यू है जो फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को? नाम से ही समझ में आ रहा है, सपोर्टिंग टिश्यूज होंगे। इसके बाद सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स आर द कंस्ट्रक्टिव सेल्स ऑफ, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स ये दोनों सेल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ फ्लोएम का स्ट्रक्चर कंपोज करते हैं। एंड द लास्ट इज द रैपिड एक्सचेंज ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस इज डन बाय, यानी कि हमें क्या करना है? एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस करना है, इन एंड आउट ऑफ द सेल करना है। कैसे करना है? रैपिडली करना है, तेजी से करना है। तो दिस इज कैरीड आउट बाय द ट्रांसपोर्टेशन, और वो कौन सी? एक्टिव और पैसिव। फिर मजीद वो ट्रांसपोर्टेशन जो तेजी से हो सकेगी वो होगी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कुछ बात समझ में नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक।